Captain, leave it. Cap. What are you doing? समंदर की सतह से हजारों फीट नीचे इस लड़की के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसके वजूद के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस अंडर वाटर नरक से अपनी जान बचाकर भागना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर जाने वाले हर रास्ते पर मौत बनकर खूंखार जीव घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये समंदर के इतने गहरे तरिए पर फंसी कैसे। चलो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है नोरा से, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो मरियाना ट्रेंच की गहराई में बने केपलर ड्रिलिंग स्टेशन पर अपनी रोज की शिफ्ट के दौरान ब्रश कर रही होती है। तभी अचानक समंदर के पेटाल में एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे एक भयंकर प्रेशर ब्लास्ट होता है और स्टेशन की दीवारें ढहने लगती है, जिससे पूरी फैसिलिटी मिनटों में पानी में डूबने लगती है। नोरा पानी के अंदर बिताए अपने इस समय को याद करती है, जहां हकीकत और सपनों के बीच का फर्क जैसे पूरी तरह मिट जाता है। उसे एक ऐसा शख्स याद आता है जिसने कभी कहा था कि हमें वक्त की गिनती करने के बजाय पलों को जीना चाहिए। नोरा इस पॉजिटिव सोच की तुलना अपने उस कड़वे नजरिए से करती है, जहां खोने को तो बहुत कम होता है लेकिन सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। नोरा स्टेशन को पूरी तरह तबाह होने से बचाने और प्रेशर लीक को रोकने के लिए बल्कहेड मजबूत गेट को सील करने की खातिर कॉरिडोर की तरफ अपनी जान हथेली पर लेकर भागती है। इस अफरा तफरी के बीच रोड्रिगो अपना की कार्ड पीछे ही भूल जाता है और नोरा पागलों की तरह सिस्टम को रिबूट करने का ट्राई करती है। वो बाकी लोगों को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहती है, जबकि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए इंतजार करना बेहद दर्दनाक हो जाता है। आखिरकार हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि नोरा को भारी मन से उस गेट को बंद करने का फैसला लेना पड़ता है, जिससे कुछ लोग हमेशा के लिए बाहर ही बंद रह जाते हैं। केपलर स्टेशन का ढांचा अब किसी भी पल पूरी तरह बिखरने की कगार पर है, जिसके चलते तुरंत वहां से निकलने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। इस घबराहट और भगदड़ के बीच एक क्रू मेंबर मदद के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी लोग पोर्ट बेस निकलने वाले कैप्सूल की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि स्टेशन की हालत बहुत खराब है और उसका रिएक्टर भी डगमगा रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच एक दिलासा देने वाला मैसेज सबको याद दिलाता है कि वे सब एक परिवार की तरह है, जो इस मुसीबत में उनके बीच के इंसानी रिश्ते को और गहरा कर देता है। क्रू मेंबर्स इस तबाही के बीच रास्ता ढूंढने की जद्दोजहद में लगे हैं, जहां शुरुआत के असमंजस के बाद रोड्रिगो और नोरा मिलकर काम करना शुरू करते हैं। बातचीत के सारे साधन ठप हो चुके हैं, जिससे उनका सतह ऊपर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। अब टीम को इस खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ रहा है कि इस बड़ी मुसीबत में वे बिल्कुल अकेले हैं। क्रू मेंबर्स बिना वक्त गंवाए बाकी लोगों को एलएसएसएन में मौजूद सबसे पास वाले एस्केप पॉड्स की तरफ जाने को कहते हैं और गंदे पानी के बीच से निकलते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। जहां एक शख्स एक संकरी सी जगह के अंदर चढ़ता है, तो दूसरा जिंदगी की किसी भी आहट को सुनने की कोशिश करता है और उस सन्नाटे में बेबसी से आवाजें लगाता है। मलबे के नीचे फंसा पॉल मदद के लिए चिल्लाता है और रोड्रिगो और नोरा इस तबाही के बीच उसे शांत रहने को कहते हुए बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। शुरुआत की कड़ी मशक्कत के बाद वे पॉल को आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक उसी वक्त जब ऊपरी डेक ढहने लगता है, जो उन्हें तुरंत कैरसात पॉड्स की तरफ भागने पर मजबूर कर देता है। क्रू किसी तरह बल्कहेड्स को सील करने में कामयाब रहता है, जिससे पानी का बहाव तो रुक जाता है, लेकिन कुछ लोग दूसरी तरफ अकेले रह जाते हैं। रोड्रिगो को इस बात की पुष्टि मिलती है कि मैकलेन ऊपर ही फंसा हुआ है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर कोई समय रहते बाहर नहीं निकल पाया। रोड्रिगो और नोरा पॉर्ट बे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वे कैप्टन लूसियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो निकासी के आदेश के बावजूद पीछे ही रुक गए हैं। कैप्टन का ढांचा 70% तबाह हो चुका है, फिर भी वो अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि बाकी सबको इस संकट से जिंदा बचना होगा। रोड्रिगो और नोरा जब पोर्ट पे पहुंचते हैं और उसे खाली पाते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि कैप्टन लूसियन का ढांचा बेहद खराब हालत में होने के बावजूद वो पीछे ही डटे हुए हैं। एमिली बताती है कि मैकलिन समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके हाथ अभी भी गर्म हैं, जो इशारा करते हैं कि उसकी मौत अभी कुछ ही देर पहले हुई है। इसी बीच रोड्रिगो नोरा को कूलिंग टावर्स की जांच करने के लिए भेजता है, जो ऊपरी डेक के ढहने के कारण तबाह हो चुके हैं। पूरी टीम को पता चलता है कि केपलर के थर्मल कोर्सेज बेहद खतरनाक हद तक अनस्टेबल हो चुके हैं और अगले 30 मिनट के अंदर एक ऐसा भयानक ब्लास्ट हो सकता है जो उनके परखचे उड़ा देगा। कैप्टन लूसियन उन्हें यहाँ से एक मील दूर मौजूद रोबक स्टेशन तक जाने का एक नामुमकिन सा रास्ता बताते हैं, जहाँ उन्हें बेहद खतरनाक हालातों से गुजरना होगा। रोड्रिगो और पॉल को यह प्लान नामुमकिन लगता है, लेकिन मजबूरी में वे इस आखिरी रास्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रू रोबक स्टेशन तक के इस जानलेवा सफर पर बहस करता है, जहां वे कम ऑक्सीजन और घना अंधेरे में कुछ भी ना दिखने के खतरों को अच्छी तरह जानते हैं। नोरा को इस पर शक होता है
लेकिन रोड्रिगो खतरों के बावजूद जिंदा बचने की उम्मीद जताते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। तभी अचानक ड्रिल साइट से आने वाला एक ट्रांसमिशन और तापमान में अचानक आया उछाल उनके तनाव को बढ़ा देता है और टीम एक और संभावित आपदा के लिए खुद को तैयार करती है। रोड्रिगो टीम पर तुरंत कोई फैसला लेने का दबाव बनाता है और उनसे खतरों के बावजूद रोबक स्टेशन के सफर का सामना करने को कहता है। एमिली अपने सूट में आसानी से चलने फिरने के लिए हिचकिचाते हुए पैंट उतार देती है, जबकि नोरा और बाकी लोग इस खतरनाक सफर के लिए हेलमेट तैयार करते हैं। हर नई मुश्किल के साथ चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन उनका हौसला अभी भी अड़िग है। क्रू रोबक स्टेशन के खतरनाक सफर की तैयारियां शुरू करता है, मलबे को साफ करता है और जरूरी सामान इकट्ठा करता है, जबकि ड्रिल साइट से वो डरावना ट्रांसमिशन लगातार आ रहा है। रोड्रिगो अपने डर के बावजूद हर किसी को सेफ्टी प्रोटोकॉल पर ध्यान देने को कहता है और नोरा को ढांढस बंधाते हुए कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लिफ्ट से नीचे जाना, और इसके बाद वे उस अनजानी गहराई में उतर जाते हैं। रोड्रिगो इस खतरनाक सफर में क्रू को आगे ले जाता है और उनसे कहता है कि कमजोर होते ढांचे और कार्गो लिफ्ट पर कूदने की मजबूरी के बावजूद अपना ध्यान न भटकाएं। जैसे जैसे वे हर नए खतरे का सामना करते हैं, नूरा के मन में उठने वाले शकों को रोड्रिगो यह कहकर शांत करता है कि डर का सामना डटकर करना चाहिए। दरवाजे में आई खराबी को ठीक करने की कोशिश में क्रू पर दबाव और तकनीकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और रोड्रिगो सबको शांत और फोकस रहने को कहता है। एमिली हिम्मत जुटाकर रोड्रिगो के दिलासा देने वाले शब्दों के भरोसे उस अनजानी गहराई में कूद जाती है, जबकि नोरा अपने एक साथी को खोने के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है, जो उसे अगली खतरनाक छलांग लगाने पर मजबूर करता है। क्रू का एक मेंबर उस खराब हेलमेट को देखता है और दूसरे को कमियां जानने के बावजूद उसे पहनने को कहता है। इस खतरनाक सफर से पहले तनाव काफी बढ़ चुका है और एक मेंबर ये कबूल करती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। इस भारी माहौल के बीच एक जिंदा बचा साथी रोड्रिगो का वो पुराना घिसा पिटा चुटकुला याद करता है, जिसमें एक मछली दीवार से टकरा जाती है, जिससे पल भर के लिए माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। क्रू को नीचे मौजूद एक पॉट से डिस्ट्रेस सिग्नल मदद का इशारा मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि वहां कोई जिंदा बचा हो सकता है। मजाक मजाक में एमिली को इस मिशन का लीडर चुन लिया जाता है, लेकिन जब पॉल इस बात पर अड़ जाता है कि किसी न किसी को तो सूट पहनकर जाना ही होगा, तो एमिली खुद आगे आती है। जैसे ही वे नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, तनाव बढ़ जाता है और पॉल टीम को समझाता है कि अगर उन्हें वहां कोई लाश या अवशेष मिले तो उसे कैसे संभालना है। क्रू उस पॉड में उतरने का बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, जहां किसी के जिंदा होने की उम्मीद है। पॉल डिकम्प्रेशन शुरू करता है और इसी बीच उनके बीच परिवार को लेकर कुछ भावुक बातें होती हैं। इन तकनीकी तैयारियों और निजी खुलासों के बीच बढ़ते डर के बावजूद नोरा और एमिली खुद को तैयार करती हैं और हंसी मजाक के कुछ पल उन्हें आने वाली कयामत से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाते हैं। क्रू हैच दरवाजा को सील करके बाहर कदम रखता है, जहां एक डगमगाते हुए प्लेटफॉर्म पर वे फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। तभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जो दिखाई नहीं दे रही, जिससे उनका तनाव बढ़ जाता है और एक मेंबर हैरान होकर पूछता है कि क्या इस डरावने सन्नाटे में उन्हें किसी चिड़िया के चहकने की आवाज आ रही है। क्रू को उस टूटे हुए पॉड के अंदर साफ देखने में काफी दिक्कत हो रही है, जहां उन्हें किसी अजीब चीज की परत चढ़ी हुई दिखती है। पास जाकर देखने पर शुरुआत में उन्हें एक वॉलेट मिलता है, पर कोई बॉडी नहीं दिखती। लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्हें एहसास होता है कि एक शिकार वहीं तारों के जाल में फंसा हुआ है। इसे देखकर अफरा तफरी मच जाती है और एक मेंबर सबको तुरंत पीछे हटने को कहता है, जबकि दूसरा पूरी जांच करने में थोड़ा हिचकिचाता है। पॉड के अंदर क्रू को एक बेहद खौफनाक मंजर दिखता है, एक पूरी तरह गल चुकी लाश और उसे खाता हुआ एक रहस्यमयी जीव। एमिली उस जीव की जांच करने की कोशिश करती है, जिससे वह जीव लगभग उस पर हमला करने ही वाला होता है, जबकि नोरा सुरक्षित जगह से उनकी दूरी का हिसाब लगाती है। पॉल अंदाजा लगाता है कि यह शायद कोई नई प्रजाति है और उसकी तुलना रोशनी की तरफ खींचने वाले पतंगों से करता है और फिर तुरंत गोली चलाकर उस पर अपना हक जता देता है। लेकिन तभी उस घने काले पानी में तनाव और बढ़ जाता है, क्योंकि क्रू को एहसास होता है कि रोशनी से नफरत करने वाले ये शिकारी जीव स्टेशन के मलबे के चारों तरफ अपने घोंसले बनाकर बैठे हैं। तभी अचानक सिस्टम डाउन हो जाता है और क्रू को अनपेक्षित तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं और उन्हें अपने आसपास का कुछ अता पता नहीं रहता। जब अजीब आवाजें गूंजती हैं तो पॉल मजाक में 20,000 लीग्स अंडर द सी का जिक्र करता है, लेकिन फिर तुरंत ही समझ जाता है कि पास में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा। क्रू अभी नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक केपलर स्टेशन में एक जबरदस्त धमाका होता है। यह देखकर वे सब अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा प्रेशर चैम्बर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ तबाही मच चुकी है। क्रू समंदर की तलहटी में कुचलने से बचने के लिए वक्त के खिलाफ रेस लगाते हुए बाहर का हैच खोलने की जद्दोजहद करता है। पॉल सबको इसे पानी से भरने और तेजी से हिलने को कहता है,
अंधेरे और मलबे के बीच आगे बढ़ते हुए चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जहां वे किसी तरह टकराने और चोटिल होने से खुद को बचाते हैं। नोरा एक भटके हुए स्मिथ को सुरक्षित पाइपलाइन के रास्ते पर ले जाती है, जबकि एमिली दूसरे क्रू मेंबर की मदद करती है। वे सब इस अचानक हुए धमाके और अपनी नाजुक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्रू स्मिथ को उस टूटे हुए दरवाजे से दूर ले जाने की कोशिश करता है और जहरीली गैस के कारण लगी उसकी चोटों का इलाज करता है। पॉल मानता है कि यहाँ कुछ अनजान जीव मौजूद है, जबकि नोरा उन्हें पाइपलाइन के रास्ते की तरफ ले जाते हुए इस तबाही के बीच सबको शांत और फोकस रहने को कहती है। गिरते हुए मलबे के बीच से निकलते समय नोरा मूवर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। अब यह टीम धमाके के बाद मिड पॉइंट स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए जिंदा बचने के लिए पूरी तरह एक दूसरे के भरोसे है। क्रू अपने सफर के आधे रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन पॉल कार्ट को रोक देता है क्योंकि आगे पानी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है, जिसने शायद पंपों को जाम कर दिया है। बढ़ते तनाव और डर के बीच टीम का एक मेंबर मानता है कि कोई डरावनी चीज उनका पीछा कर रही है, जबकि दूसरा घबराकर कबूल करता है कि वह अपना आपा खोने की कगार पर है। क्रू को वहां छूटा हुआ कुछ सामान मिलता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि यह किसी और जिंदा बचे शख्स का है। संकरी जगहों और रुकावटों के बावजूद नोरा ग्रुप को आगे ले जाती है और खुद उस पतली सी जगह से रेंगकर निकलने के लिए तैयार होती है, जबकि बाकी लोग बाहर खड़े होकर बेसब्री से उसके सिग्नल का इंतजार करते हैं। नोरा टीम को एक बाहरी लाइन से जोड़ती है और इस बात की पुष्टि करती है कि एमिली आगे के संकरे रास्ते से आराम से निकल सकती है। पॉल और एक दूसरा क्रू मेंबर एमिली का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पसंदीदा मूनपी को पहले आगे भेजने का फैसला करते हैं। इसी बीच कैप्टन लूसियन उनकी मदद के लिए रास्ते में है। कैप्टन लूसियन उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और पॉल से कहते हैं कि वो पूरा ध्यान लगाकर स्मिथ को उस संकरे रास्ते से बाहर खींचे। शुरुआत की दिक्कतों के बाद पूरी टीम मिलकर स्मिथ को उस खतरनाक हालात से बाहर निकाल लाती है। ठीक उसी वक्त जब पास में किसी और डरावनी चीज की आहट मिलती है, स्मिथ उलझ जाता है और लगभग पूरी टीम को पानी के अंदर खींच लेता है, जबकि एमिली बाल बाल बचती है। ठीक उसी समय कैप्टन लूसियन वहां पहुंचकर स्थिति को संभालते हैं और उन्हें उस टूटे हुए मिडवे स्टेशन के पार ले जाते हैं। टीम अपने आसपास की इस भयंकर तबाही को देखकर दंग है। उन्हें एहसास होता है कि कोई ऐसी ताकत उनका पीछा कर रही है जो भारी भरकम मशीनों को भी चीर कर रख सकती है। कैप्टन लूसियन तुरंत वहां से निकलने का हुक्म देते हैं, क्योंकि वे इस खौफनाक हकीकत को समझ चुके हैं कि समंदर की गहराइयां अपना हक वापस छीन रही हैं। पॉल का ना होना क्रू को बहुत खल रहा है, लेकिन नोरा जोर देकर कहती है कि उन्हें निकलना होगा और वह स्मिथ के सूट और ऑक्सीजन स्क्रबर को चेक करती है ताकि यह पक्का हो सके कि हर कोई इस खतरनाक सफर के लिए तैयार। स्मिथ का सूट जवाब दे रहा है, जिससे मिडवे स्टेशन से निकलते वक्त वह टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा। उसके पीछे छूट जाने की जिद के बावजूद पॉल और नोरा उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं और पॉल उस खतरनाक रास्ते पर स्मिथ को सहारा देकर आगे बढ़ाता है। जैसे ही वे मार्कर पिट्टिस की तरफ बढ़ते हैं, क्रू के सामने कम होती रसद और गहराइयों में छिपे उस बेरहम शिकारी की खौफनाक हकीकत साफ होने लगती है। क्रू उस पठार के पार रोबक स्टेशन से आ रहे रहस्यमय सिग्नलों का पीछा करता है, लेकिन तभी एक अनदेखी ताकत को देखकर उनका चैन छिन जाता है। नोरा इस बात की पुष्टि करती है कि उसे पॉल का फीड मिल गया है और वे सावधानी से अपनी लाइटें बंद करके उस मंडराते खतरे को ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड चालू करते हैं। स्मिथ मलबे में फंसा हुआ मिलता है, जो बमुश्किल जिंदा है। पॉल और एमिली मिलकर उसे सुरक्षित बाहर खींचते हैं, जबकि कैप्टन लूसियन नोरा की इस चेतावनी के बावजूद कि यह बहुत खतरनाक है, स्मिथ की गन वापस लाने की जिद पर अड़ जाते हैं। नोरा मलबे से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि स्मिथ पास में ही छिपी उस अनदेखी ताकत के डर से बेबसी से मदद के लिए पुकारता है। पॉल और एमिली मिलकर स्मिथ को बचाने में लगे हैं, लेकिन कैप्टन लूसियन की उस गन को लाने की जिद उनकी कोशिशों में रोड़ा अटका रही है, जबकि खतरा साफ मंडरा रहा है। जब वे स्मिथ की जान बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं, तब भी पूरी टीम को उस घने अंधेरे में छिपे खतरे से सावधान रहना पड़ रहा है। नोरा के लिए पॉल का हाथ छोड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे उसके सूट का प्रेशर लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है। लेकिन नोरा उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देती है, भले ही इस चक्कर में दोनों की जान जाने का खतरा आसमान छू रहा हो। एमिली नोरा को आवाज लगाती है और उसे खुद को बचाने के लिए पॉल को छोड़ देने को कहती है, क्योंकि ऊपर जाना अब बेहद खतरनाक हो चुका है। लेकिन नोरा दोनों की जान दांव पर होने के बावजूद पॉल को छोड़ने से मना कर देती है। स्मिथ किसी तरह पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट तक पहुंचने में कामयाब रहता है और मदद के लिए पुकारता है। वहां कोई पॉट तो नहीं है, लेकिन सांस लेने के लिए काफी हवा है। एमिली और कैप्टन लूसियन सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उस छिपे हुए खतरे से चौकन्ने रहकर उसे ढूंढने के लिए इस खतरनाक माहौल में रास्ता बनाते हैं। स्मिथ पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर पहुंच जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहां कोई पॉट्स नहीं है। एमिली और कैप्टन लूसियन उस मंडराते खतरे से सावधान रहते हुए उसे ढूंढने के लिए इस जानलेवा माहौल में आगे बढ़ते हैं। पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर अकेला फंसा स्मिथ मदद के लिए चिल्लाता है
और एमिली से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह साथ बिताए उनके पुराने दिनों को याद करता है और सिग्नल टूटने से ठीक पहले उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है। एमिली को उसकी टीम ढूंढकर होश में लाती है और नोरा बताती है कि वह जिंदा है, जिससे पॉल को बड़ी राहत मिलती है। इस बात की पुष्टि होती है कि स्मिथ ड्रिल साइट पर सुरक्षित है और पूरी टीम अपनी थकावट को बुलाकर आगे बढ़ने पर ध्यान लगाती है। जैसे जैसे टीम ऊपर चढ़ती है, नोरा और पॉल के बीच कुछ जज्बाती बातें होती हैं। नोरा अपने अतीत के उस अधूरे अफसोस और बेबसी को बयां करती है जब उसने किसी अपने को खो दिया था। दूसरी तरफ स्मिथ अभी भी पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर फंसा हुआ मदद के लिए पुकार रहा है और जिम के साथ अपने रिश्ते को याद कर रहा है कि वे रोबक ड्रिल साइट के करीब पहुंच रहे हैं। एंड दस और लिस्टों में कि अब साथ में इसलिए खींचना बंद ना करे। वहां से आने वाली चमक इस बात का इशारा है कि उनकी जान अब बचने वाली है। नोरा और पॉल चैन की सांस लेते हैं और खोने और बेबसी के अपने साझे दर्द को साझा करते हैं। एमिली और उसकी टीम इस खतरनाक माहौल को चीरते हुए आगे बढ़ती है और उस हरी रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाती है, जो उनकी सुरक्षा की गारंटी है। रास्ते में उनका सामना सोए हुए अजीब जीवों से होता है जो रास्ता रोके खड़े हैं, लेकिन वे अपनी लाइटें बंद करके बेहद सावधानी से आगे निकल जाते हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ सामने मौजूद उस दरवाजे तक पहुंचने पर है। टीम की ऑक्सीजन अब खत्म होने की कगार पर वे एमिली से कहते हैं कि वह स्मिथ को लेकर तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागे और तमाम चेतावनियों के बावजूद उसे बिना रुके बस सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए कहते हैं। स्मिथ पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर अकेला फंसा हुआ गुस्से और बेबसी में लगातार गालियां बक रहा है। उसका दर्द और छटपटाहट साफ महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एमिली तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अपनी टीम को उस हरी रोशनी यानी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ा रही है। टीम के ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल क्रिटिकल हो चुका है और उनकी मशीनें लगातार खतरे के सायरन बजा रही है। नोरा और पॉल अपना फोकस बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं, जबकि एमिली ग्रुप को उस हरी रोशनी की तरफ धकेल रही है। वहीं स्मिथ पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर अकेला छूटा हुआ बेबसी में चिल्ला रहा है। खतरे के सायरन गूंजी रहे हैं क्योंकि टीम के पास ऑक्सीजन अब ना के बराबर बची है और मशीनें उन्हें तुरंत वहां से निकलने की चेतावनी दे रही है। स्मिथ को पुरानी शेफर्ड ड्रिल साइट पर अकेला छोड़ दिया गया है, जहां वह बेप्सी से मदद के लिए चिल्ला रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। वहीं एमिली अपनी टीम को रोबक की उस हरी रोशनी की तरफ बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत देर होने से पहले उन्हें किसी भी हाल में वहां पहुंचना ही होगा। टीआई इंडस्ट्रीज की टीम रोबक पर उनका स्वागत करती है, जो कि एक टाइटन क्लास ड्रिल है। वे बढ़ते पानी और तबाह हो चुके हिस्सों के बीच से रास्ता बनाते हैं। एमिली अपने ग्रुप को तुरंत सबसे पास वाले पॉड डेक की तरफ बढ़ने को कहती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे पॉड्स काम ही नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी मुसीबत और खतरा कई गुना बढ़ जाता है। टीम को वहां सिर्फ 3 चालू पॉड्स मिलते हैं, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ जाता है और वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आखिरी पॉड में कौन जाएगा। एमिली खराब पॉड को ठीक करने के लिए पीछे रुकने की जिद करती है, जबकि उसके साथी उसे तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं, क्योंकि डेक बी के ढहने का खतरा सिर पर मंडरा। एमिली खराब पॉड को ठीक करने के लिए पीछे रुकने पर अड़ी है और नोरा को छोड़ने से साफ मना कर देती है। एमिली अपनी टीम से कहती है कि वे तुरंत रोबक से बाहर निकलें, क्योंकि प्रेशर की गड़बड़ी और पॉड्स की तरफ बढ़ रही अजीब चीजें खतरे को बढ़ा रही है। वहीं वह तमाम चेतावनियों के बावजूद उस खराब पॉट को ठीक करने के लिए पीछे रुकने की जिद पर अड़ी हुई है। टीम को एहसास होता है कि वे एक टिक टिक करते टाइम बम पर बैठे हैं, क्योंकि कोर मेल्टडाउन परमाणु रिएक्टर के फटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तबाही से पहले उनके पास सिर्फ सेकंड बचे हैं। एमिली सबको तुरंत वहां से निकलने को कहती है, जबकि वह खुद पॉड को ठीक करने के लिए पीछे रुकती है। हालात बेहद नाजुक है, लेकिन वह नामुमकिन हालातों के बावजूद अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। नोरा उस खराब पॉड को ठीक करने के लिए पीछे ही रुक जाती है, जबकि उसके साथी एमिली और स्मिथ वहां से निकल जाते हैं। भले ही कोर मेल्टडाउन का खतरा और पॉड्स की तरफ बढ़ते शिकारी जीव मौत बनकर सामने खड़े हैं, वो वक्त के खिलाफ पागलों की तरह काम करती है, हर किसी को बचाने के लिए जी जान लगा देती है, हालांकि वह जानती है कि उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है और तबाही शुरू होती है, नोरा का यह सर्वोच्च बलिदान साफ दिखने लगता है। वह डेक बी पर ही रुककर न्यूक्लियर रिएक्टर कोर को खुद मैन्युअली ब्लास्ट कर देती है, ताकि उन खूंखार जीवों का नामो निशान मिट सके और उसकी टीम सुरक्षित बाहर निकल सके। इस परम खतरे का अकेले सामना करते हुए फिल्म उसके इस आखिरी बहादुरी और निस्वार्थता के पलों के साथ खत्म हो जाती है।